भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और हम एजेंडा बुंदेलखंड को कार्यक्रम आज आयोजित करे हैं और ई के लाने हमने तमाम सारे जो हमारे बुंदेलखंड से जुड़े पत्रकार हैं, राजनेता हैं और शिक्षाविद हैं, कलाकार हैं, सब लोगों को आज इकट्ठो करे और इकट्ठो करके ई बात को विचार बनाने की कोशिश है कि नई सरकार जो मध्य प्रदेश में आए नवंबर 2023 के चुनाव के बाद उनके एजेंडा में बुंदेलखंड कितने हैं, बुंदेलखंड के विकास को लेकर क्या परिस्थितियाँ हुई हैं और यही को लेकर तमाम सारे जो लोग हैं उन सबको हमने इकट्ठो करे हैं और भी सब लोग आज जा रहे हैं। तो सब लोगों से बस जो ही निवेदन है कि अपना स्थान लेवें और ई के संग ही अपनों स्वयं को परिचय देखें कि उनके हिसाब से बुंदेलखंड कैसो भाव चाहिए, नई सरकार में कैसो भाव चाहिए, एजेंडा बुंदेलखंड आखिर का भाव चाहिए बुंदेलखंड के विकास को लेकर। तो जो लोग भी हमारे संगे ई कार्यक्रम में हैं सब लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी बस बात रखें, अपना परिचय दे के और बुंदेलखंड के विकास को लेकर नई सरकार में बुंदेलखंड कैसे हुए। बुंदेलखंड को मतलब केवल 6-7 जिला नहीं है, बुंदेली बोचार को बुंदेलखंड तनक बड़ो है। जिते जिते बुंदेली को प्रभाव है, चाहे वो ग्वालियर क्षेत्र हो, चाहे चंबल क्षेत्र हो, चाहे मूल बुंदेलखंड हो, चाहे अपनो नरसिंहपुर जिला हो, नर्मदा की पट्टी हो और जो सब बुंदेलखंड एक तरीके से हम लोग माना था। तो का ई की रूपरेखा बन चाहिए नई सरकार में बुंदेलखंड के विकास को लेकर जो तमाम दावे और वादे करे जात ऊ को लेकर की तरीके की चीज़ें हमें चाहिए। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे संगे पीयूष बबेले जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के पूरे मीडिया विभाग को संभाल रहे हैं इन दिनों। भाई साहब, नई सरकार में बुंदेलखंड सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड का जो इलाका है ई के संगे होता रहा अन्याय शुरू से। अब माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार बने उनमें एक तो शिक्षा व्यवस्था में हम चाहते हैं कोशिश रहेगी साहब की ऐसी कि विश्व स्तरीय शिक्षण व्यवस्था यहाँ पे हो। सागर यूनिवर्सिटी तो शुरू से रही है लेकिन अन्य विश्वविद्यालय भी वहाँ खोले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि कई महत्वपूर्ण योजनाएं औद्योगिकरण को लेके और छोटे उद्योगों को खासकर आगे बढ़ाने के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने प्रयास किए थे, वो वर्तमान सरकार ने रोक दिए हैं। तो जब ये सरकार दोबारा से आएगी तो वो सब चीज़ें फिर से शुरू होंगी। और बुंदेलखंड का क्षेत्र देश का मध्यवर्ती क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तो है ही मध्य प्रदेश, लेकिन बुंदेलखंड भी मध्य है। तो उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है और उसकी कनेक्टिविटी है उसका लाभ उठा के भी बुंदेलखंड के विकास का विशेष खाका इसमें तैयार कमलनाथ जी करेंगे। रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा, शिक्षा पर ध्यान रहेगा, औद्योगिकरण पर ध्यान रहेगा और अवैध खनन वगैरह के माध्यम से जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसे रोका जाएगा और बिल्कुल ईमानदारी से जो चीज़ें हो सकती हैं वो हो ताकि राजस्व का लाभ भी हो और क्षेत्र का विकास हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कमलनाथ जी के मन में है, जो पिछले बार आया भी था, कि पर्यटन के विकास के लिए बुंदेलखंड को पर्यटन के नक्शे पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत ऊपर ले जाने का कमलनाथ जी का इरादा है। तो ईश्वर की इच्छा से जब सरकार बनेगी ये सारी चीज़ें माननीय कमलनाथ जी की सरकार पूरी करेगी, यही मेरा कहना है। भार्गव जी हमारे संग हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक तो आप सबको मेरा नमस्कार। और आपका चैनल चूँकि बुंदेलखंड में बहुत अधिक रीच रखता है, उसके साथ साथ भारत में भी अच्छी रीच रखता है। सभी बुंदेलखंडियों को राम राम। देखिए, जिस प्रकार से 2003 के बाद से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदली है, उसमें रोज़गार के साथ वहाँ का समूचा जो विकास हुआ, सिंचित को लेकर, चूँकि किसान आधारित एक संभाग है जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। तो दोनों सरकारों ने मिलकर, राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से बुंदेलखंड का विकास किया, बुंदेलखंड की जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें थी, चाहे वो आवास से जुड़ी हो, एक पक्का मकान उनका हो, उनकी ज़मीन सिंचित हो, उनको समय पे बीज मिले, उनको समय पे खाद मिले। नहीं, पहले तो खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद नीम कोटेड जो खाद हुई, उसका जो अवैध व्यापार है वो बंद हुआ और लोगों को खाद भी मिलना शुरू हो गई। और शौचालय जैसी छोटी सी व्यवस्था जिस पर आज़ादी से लेकर अब तक ध्यान नहीं दिया गया, वो भी उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे देश में प्रयास किया गया। रही बात रोजगार को लेकर, देखिए, बीना रिफाइनरी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया है, उससे निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो बुंदेलखंड के युवाओं को, बुंदेलखंड के लोगों को होने वाला है। ये भी आने वाले समय हम देखेंगे, जिसमें 2 लाख से ऊपर रोज़गार सृजित होंगे। और रही बात केन बेतवा, ये भी बहुत बहुआयामी योजना है जो लंबे अरसे से कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बुंदेलखंड के से जुड़े हुए दोनों राज्य सरकार हैं, उन्होंने सामूहिकता के साथ जो निर्णय लिया है
उसमें 45,000 करोड़ का जो निवेश हो रहा है, और उसके बाद बुंदेलखंड को जो सिंचित ज़मीन और अधिक मिलनी चाहिए, जो समस्याएं छोटी मोटी बची थी वो होकर, इसके साथ जो लगभग 65 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है मध्य प्रदेश की सिंचित होगी, जिससे मध्य प्रदेश का किसान तो लाभान्वित होगा, लेकिन उसमें बड़ी संख्या जो बुंदेलखंड की है वो भी तस्वीर तकदीर और बदलने वाली है। और बुंदेलखंड में जो विकास के पंख हैं वो आगे और नई उड़ान भरकर मध्य प्रदेश में नई उड़ान लाकर एक नया इतिहास रचेंगे। भैया सब राम राम। सवाल ये बुंदेलखंड का है, इसको राजनीतिक चश्मे से हम अगर ना देखें तो फिर बुंदेलखंड के विकास को लेकर के एक अलग धारा बनती है। बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेलखंड की विविधता, बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेलखंड की ज़रूरत, ये इन चीज़ों पर जब तक सामूहिक तौर पर नहीं देखा जाएगा। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि बुंदेली भाषा के विकास को लेकर के कोई प्लान नहीं है अभी तक कि भाई हम भाषा विकास परिषद बनाएं, कि हम भाषा को लेके का काम करें। चूँकि आप जो देखो कि बुंदेली भाषा को लालित्य जो है वो लालित्य की आज हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। हम आज जा पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई बुंदेलखंड में बिहारी से लेके किन किन ने लिखो है, उनको साहित्य कहाँ है, बेसाहित्यकार कहाँ हैं। ईसुरी के कितनी किताबें आप ढूंढ सकते, हम तो जगह ईसुरी ने जितो लिखो बाको आप 10% ढूंढ के बता दो। तो आप जब तक उसकी सांस्कृतिक विविधता को नहीं पकड़ो तब तक आप पकड़ो का बाद इलाके को समझो ही नहीं। आप सबसे बड़ी चीज़ होते कि आप कौन जगह जाओ, बस जगह में जाओ तो सबसे पहले वहाँ की भाषा आपको अलग कर देते कि हाँ ये कछु स्पेशल है। उसके बाद नंबर आत का चीज़ को उनकी ज़रूरत का है। सबसे बड़ी ज़रूरत बुंदेलखंड की है पानी। आप एक चीज़ देखो कि पानी की कमी से इतनो पलायन है, चाहे पीयूष भाई हों चाहे बाकी सब हम सबरे बैठे थे सब बुंदेलखंडी हैं और सब कहते यही हाल है। सबके घरन में ताले लगे मिले का। अगर हम लोगों को यूपी में काम मिला, हम तो यूपी वाले बुंदेलखंड से आए, हमें अगर उतना ही काम मिल गया हो तो हम मध्य प्रदेश में काय आए होते और आके भोपाल में बैठे काय बुंदेलखंड में कछु आप कर ही नहीं रहे। दूसरा, बड़े प्लांट रोज़गार देते हैं माना मैंने, लेकिन वो लिमिटेड रोज़गार आपको देते हैं। बेहतर हो कि छोटे, जो बात हो रही है ना लघु उद्योगों को आप कैसे आगे बढ़ाएं, वहाँ कुटीर उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत जो वहाँ पर है पूरे बुंदेलखंड में, चाहे यूपी का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, एक सामूहिक बुंदेलखंड जिसको हम ये कहते हैं कि बिंद का भी एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड ही है, जो लोग उसको अलहदा मानते हैं। जब तक वहाँ पर आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं लाएंगे आप, मैं अभी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया घूम के आया, उसके दो बड़े कारण हैं कि वहाँ पर एक तो पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत अच्छी है, दूसरा उस इलाके को लेकर के पॉलिटिकल विल है। बुंदेलखंड को लेकर के सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पॉलिटिकल विल नहीं है। वहाँ के लिए जब तक पॉलिटिकल विल नहीं बने तब तक वहाँ आप ना रोज़गार पे बात कर सकते हो, ना शिक्षा पे कर सकते हो, ना सांस्कृतिक और विविधता पे बात कर सकते हो। तो हम तो यही सुझाव दें कि भाई कम से कम भाषा विकास परिषद बने, जिसका काम हो कि पूरा जितना भी साहित्य है उसको वापस से रीअरेंज करिए। आपको लाना कहीं नहीं है, सब कुछ है, उसको अरेंज करना है केवल, जिससे कि वो नई पीढ़ी को मिल सके। दूसरा, छोटे इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए और पॉलिटिकल विल के साथ वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आप जाइए जो वहाँ छोटे छोटे रोज़गार दें। तीसरा, फिर आप उसके बाद वहाँ पर जो स्कूलिंग की बात हो रही है, अच्छे स्कूल्स, और सबसे पहली चीज़ कनेक्टिविटी। आज आप चाहे सागर जाओ, चाहे टीकमगढ़ जाओ, चाहे कहूँ जाओ, आपके पास ये कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। भोपाल से अगर कनेक्टिविटी चाहने हो, भाई नियरेस्ट एयरपोर्ट से खजुराहो से चाहने हो, खजुराहो से भी नहीं है आपके पास। तो आपको कम से कम जिस सबरे जिला आपको एक्सप्रेस वे जैसी सुविधा से जोड़ने पड़े कि भोपाल से आपको सागर 2 घंटा में, सागर से आपको टीकमगढ़ जाना है तो 2 घंटा में। तो जब आप जा रीच पे ले आओ तो आप देखोगे कि अपने आप लोगों को एक इंटरेस्ट भी आए और लोग वहाँ तक पहुँचने लगे। शैलेंद्र तिवारी जी, पत्रिका ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार, और आप सब लोगों से जो निवेदन है सब अपना अपना परिचय संग देते चलें। निदा रहमान जी। नमस्कार, मैं छतरपुर से हूँ और जैसे शैलेंद्र जी ने बात कही उसको आगे बढ़ाएंगे कि बुंदेलखंड का छतरपुर बीच मध्य माना जाएगा। तो शुरुआत करें पन्ना का हीरा दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन पन्ना की हालत क्या है ये सबको पता है। पन्ना सबसे पिछड़े इलाकों में है, ना वहाँ स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना कोई पहुँचने का ऐसे साधन है। और रही बात, छतरपुर में एनटीपीसी प्लांट आया था, एनटीपीसी प्लांट आने के बाद वो बंद हो गया, उसको सोलर प्लांट में तब्दील किया गया। एनटीपीसी प्लांट के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ, लेकिन कोई नहीं है, रुका पड़ा है काम। ये राजनीति के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई। उसके अलावा आप पलायन की बात, सबसे बड़ी समस्या पलायन है बुंदेलखंड में। और वो पलायन क्यों है? क्योंकि रोज़गार नहीं है, उद्योग नहीं है, छोटे उद्योग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है। और बुंदेलखंड पे
राजनीति की मार तो है ही, प्रकृति की भी मार है कि कभी सूखा, कभी इतना बारिश हो जाती है, खड़ी फसल में ओले गिर जाते हैं तो फसल बैठ जाती है और किसान बिल्कुल की हालत ख़राब हो जाती है। जो इन्होंने सर ने कहा कि अब तो क्या खाद के लिए लाइनें नहीं लगती, खाद के लिए खूब लाइनें लगती हैं, कोई अच्छी लंबी लंबी समस्याएं दिक्कतें होती हैं, किसान की हालत बहुत बुरी है। ये जो खजुराहो जो टूरिस्ट प्लेस है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस, वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया है, वहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज वो चले गए हैं। वहाँ के हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं BD शर्मा जी, वो वहाँ से सांसद हैं, लेकिन वहाँ के विकास का आप आइए और देखें आसपास की, तो बुंदेलखंड में सिर्फ राजनीति हो रही है और विकास के नाम पे वो सब विकास कितना हो रहा है। तो विकास के लिए ज़रूरी है कि राजनीति के इतर चीज़ें करी जाएं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। ये सिर्फ ये ना हो कि हमने ये किया वो किया। बक्सवाहा में जो आ रही थी चीज़ें, Rio 20 थे, खनन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, उत्खनन हो रहा है, और लेकिन गांव के गांव में खदानें हो गई हैं, लेकिन जो गांव में विकास है वो नहीं है, उल्टी बीमारियां हो रही हैं। तो ज़रूरी ये है कि जो लोकल लेवल पे चीज़ें हैं वो ज़्यादा करी जाएं। देवदत्त दुबे। बुंदेलखंड के बारे में सब लोगों ने अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि एक समय देश में 2 इलाके बहुत पिछड़े माने जाते थे, उड़ीसा का कालाहांडी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। लेकिन समय के साथ बुंदेलखंड ने बहुत कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी उसका वो वैभव और वो गौरव मिलना बाकी है जिसकी वो अधिकार रखता है बुंदेलखंड क्षेत्र, जहाँ साक्षात रामलाला विराजे हों, मैहर में शारदा देवी हों, जहाँ हरि सिंह गौर जैसे दानवीर हों, छत्रसाल जैसे वो हों, आलाउदल कितने, और ज़मीन के अंदर आप देखोगे तो हीरा पन्ना विश्व प्रसिद्ध, जो विश्व में कहीं नहीं मिलता, प्रचुर विपुल संपदा, खनिज, बेशकीमती पत्थर जिसको काला सोना कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर सब कुछ है, वैभव बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी उसको, उस गौरव को इस जो परिवेश में जो हम कहते हैं जिसको राजनीतिक भौतिक, इस सब में वो स्थान मिलना ज़रूरी है, अधिकार जो उसका वो हकदार है। क्योंकि 100 दंडी एक बुंदेलखंडी भी कहा गया, लेकिन कई नेतृत्व हुए, कई बार षड्यंत्र के तहत, जैसे उमा भारती मुख्यमंत्री बनी वो चली गई, जिस कारण जो भी रहे हों, तो नेतृत्व भी वो जो उसको स्थान मिलना था वो नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। कभी किसी प्रकार के षड्यंत्र के शिकार हुए। तो हमें लगता है बुंदेलखंड को, हर व्यक्ति को अपने उसमें एक स्वाभिमान जगाना चाहिए कि जो हमारी ज़मीन के अंदर है, जो हमारा वैभव है, उसको लौटाने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है उसके साथ चलें, और इसके लिए ज़रूरी है कि सब कदम से कदम मिला के चलें। राजनीतिक भेदभाव इस सब से ऊपर उठकर कई क्षेत्रों ने प्रगति तभी की है जब वो सामूहिकता के साथ एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और बुंदेलखंड में वो प्रतिभाएं हैं, वो अवसर हैं, वो संसाधन हैं कि यदि हम सब एक साथ करेंगे तो बुंदेलखंड अपने गौरव और वैभव को प्राप्त कर सकता है। सभी जनों को राम राम। हमारा नाम अभिषेक वर्मा है। जैसे कि जो उन्होंने सबने बताई बुंदेलखंड में का बातें हैं, लेकिन आज को जो एजेंडा है कि आने वाली सरकार से हमारी क्या इच्छाएं हैं। तो आने वाली सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमारी उनसे 2-3 चीज़ों की बड़ी बेसिक चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। पहली तो शिक्षा, दूसरी चिकित्सा और तीसरी पर्यटन। उनमें से कुछ वक्ताओं ने उस बारे में बात कर भी ली है, लेकिन तकनीकी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उस पूरे क्षेत्र में तकनीकी कोई भी बड़ा विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं है। आज का दौर तकनीक का दौर है। हम कितनी ही बातें कर लें, लेकिन तकनीकी रूप से अगर आदमी समृद्ध न हुई है तो कछु न कर पाए। तो कोई भी सरकार आए इन क्षेत्रों में पहले तो ध्यान दे। अब तो उदाहरण के तौर पे जबलपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे सचिन कहते हैं जहाँ जहाँ बुंदेली बोली जाती है हम को ही बुंदेलखंड मानते हैं। तो जबलपुर कोई लगाव है बुंदेलखंड से, बहुत दूर तो है नहीं है। और उतय को इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। हम मतलब गौरव कर सकते हैं इस बात पे, जैसे सागर यूनिवर्सिटी पे हम गौरव करते हैं। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर ना फैकल्टी है ना स्तरीय प्रोफेसर। हम लोग जब पहले के ज़माने में IIT के लेवल की प्रोफेसर और फैकल्टी हुआ करती थी, अब वहाँ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समस्त सरकारों का उसके प्रति उदासीन रवैया है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो आगे भाई कोई भी सरकार होए, किसी भी दल की सरकार हो, उनसे हमारी विनती जारी है कि तकनीकी शिक्षा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चिकित्सा महाविद्यालय
मेडिकल कॉलेज, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरी है करवे के लाने, और प्राथमिक शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। अगर ये 3 चीज़ें हुई हैं तो कम से कम आदमी अपने बच्चों को पढ़ावे तो बाहर न जाए। हम कम से कम 100 लोगों को ऐसे जानत हैं जो हमारे गृह जिला से सिर्फ बच्चों को पढ़ावे के लाने माइग्रेट कर गए, तो जहाँ भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अब जो भी सरकार है उनसे हमारी जा विनती है आने वाली सरकार से कि इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। मेरा नाम लक्ष्मी शरण मिश्रा है और मैं लोगों को पढ़ाता लिखाता हूँ, इस कारण से मैं ज़्यादातर युवाओं की बात करूँगा। देश हमारा युवा है, मध्य प्रदेश युवा है, तो वैसे बुंदेलखंड भी युवा है। ज़्यादातर आबादी बुंदेलखंड की युवा आबादी है, इसलिए उसकी ज़रूरतें भी अलग हैं। पर अफसोस की बात यह है कि बुंदेलखंड का युवा इस समय सपने देखने की ताकत खो चुका है। और अगर मैं सच कहूँ, अगर अच्छे से जांच करा लीजिए तो ज़्यादातर युवा मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, डिप्रेस्ड है, और आत्महत्याएं भी अच्छी खासी हो रही हैं, इस कारण से कि उन्हें नहीं पता है कि वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी परेशानी जहाँ से शुरू होती है वो है घटिया, अफ्रीका से भी बदतर घटिया शिक्षा व्यवस्था है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी पढ़ाई का कोई स्तर नहीं है। एक सागर विश्वविद्यालय, वो भी जब से केंद्रीय बना है तब से बुंदेलखंड के लोगों का वहाँ पे प्रवेश लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के बच्चे आते हैं। तो अगर आप आज देखिए कि अगर पूरी दुनिया भर में बुंदेलखंडी अगर कहीं किसी अच्छी पोजीशन पर है तो उसमें एक कॉमन चीज़ थी कि उसके पास सागर विश्वविद्यालय का लॉन्च पैड था, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद समाप्त हो गया, और उसके बाद जो भी आपने विश्वविद्यालय बनाए वो विश्वविद्यालय अभी कहीं ही नहीं जा सकते। प्राइवेट विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर शिक्षा केवल डिग्री देती है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड के व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, वो ऐसी डिग्रियाँ जो उनके किसी काम की नहीं है, केवल A4 साइज़ का एक कागज़ का चौखट्टा है, जो हो सकता है कि पुलिस का फॉर्म बनने या पटवारी का फॉर्म बनने के मैं काम आती हूँ। आश्चर्य की बात यह है, पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरियों में भी बुंदेलखंड के युवा बिल्कुल सफल नहीं हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि वहाँ पे पढ़ने का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। अब बहुत कम बच्चा ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा आर्थिक स्तर नहीं, बहुत कम बच्चा ऐसा होता है कि वो भोपाल, इंदौर या दिल्ली जाकर के कोचिंग्स कर सके। रिजल्ट ये होता है कि वो वहीं बैठ करके, और आजकल बहुत सारे ऐसे वो हैं डिस्टर्बेंसेस हैं जिनमें वो खोया रहता है। वो तैयारी कर रहा है पर वो कभी सफल नहीं हो रहा है। बहुत सारा टैलेंट फैला पड़ा है, उस टैलेंट को ढूंढने हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का एक टैलेंट आयोग बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, जो बुंदेलखंड के असली टैलेंट को पहचाने, उसे ज़रूरी सुविधाएं दे। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सरकारी और दोनों तरह की नौकरियों का अपना क्रेज़ है। सरकारी नौकरी प्रतिनिधित्व देती है, सरकारी नौकरी पीढ़ियों में बदलाव लाती है, लेकिन बुंदेलखंड में आश्चर्य की बात है पिछले 4-5 साल से सरकारी नौकरियां मिलना ही ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। कोई आप मध्य प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर की सरकारी नौकरी देख लीजिए, बुंदेलखंडी नहीं है उसमें, क्योंकि उसका बेस ही कमज़ोर है। जो अच्छा टैलेंटेड आदमी है उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो सुविधाओं की कमी के कारण वहीं पर उसका जो टैलेंट है वो दफन हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के युवाओं का टैलेंट पहचान करके उसको सही इकोसिस्टम, सही व्यवस्था देने की आवश्यकता है। जब अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में हॉस्टल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम मतलब बुंदेलखंड के बच्चों को IAS IPS में, हम दूसरी सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर हम क्यों नहीं ले जा सकते? उनमें टैलेंट है, उनमें क्षमता है, पर एक तो उनकी घटिया शिक्षा पद्धति, और ऊपर से उन्हें जो असली टैलेंट है उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। वो कहीं आपको बहुत अच्छा टैलेंटेड आदमी किसी ढाबे पे काम करता दिख रहा है, कहीं पे मजदूरी करता दिख रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है शिक्षा व्यवस्था बेहद ख़राब है। और एक दूसरा, हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। जो दूसरा युवा है वो केवल डिग्री ले रहा है। जैसा कि अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि टेक्निकल एजुकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है वहाँ विश्वविद्यालय शायद सबसे ज़्यादा होंगे, कॉलेजेस बहुत होंगे। हर दीवार बुंदेलखंड के, हर कस्बे के, गाँव की दीवार के ऊपर किसी शिक्षण संस्थान का ही विज्ञापन है, जो केवल डिग्री देता है। एक कमरे का जनरली संस्थान होता है, वो डिग्रियां बांटने में लगा हुआ है। तो वहाँ पे संस्थान बहुत हैं, पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखा रहा है जिससे किसी को रोजगार मिल सके। और रोजगार भी कहाँ मिले? बुंदेलखंड का आदमी अगर पढ़ भी लिख भी जाए तो उसे बाहर निकलना पड़ता है रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो आपने रोजगार की कोई संभावना रखी नहीं है। और देश कितने भी बड़े बड़े उद्योगों की बात करें, आज भी हमारे देश में ज़्यादातर रोजगार सेवा क्षेत्र में है। बुंदेलखंड में कई सेवा क्षेत्र की चीज़ें हैं जो डेवलप की जा सकती हैं। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो बुंदेलखंड में जितनी खुली हैं, चाहे बिना रिफाइनरी हो, चाहे वो JK सीमेंट या बड़े प्लांट हों, ये बिल्कुल वैसा ही विकास है जैसे अफ्रीका में चीनी कंपनियां विकास कर रही हैं। उनके कर्मचारी क्या, उनके खाना बनाने तक के लोग बाहर से आते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छी हैं, उससे लोकल आदमी को कोई व्यापार नहीं मिला। 2 ढाबे खुले होंगे, उसके अलावा और कुछ खास व्यापार, कुछ खास रोजगार नहीं मिलता। उद्योग, बड़े उद्योग कभी भी बुंदेलखंड का विकास नहीं, उनका शोषण करते हैं। उनकी ज़मीन, उनका पर्यावरण दूषित कर रहे हैं। कुछ समय बाद मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, आपको समझ में आएगा बुंदेलखंड बीमारियों का भी गढ़ बन जाएगा जब आप बड़े बड़े उद्योग लाएंगे वहाँ पे। रोजगार तो कुछ है नहीं है। रोजगार जो आज के समय में असल में, और ऐसे रोजगार जो
ह्यूमन सेंट्रिक रोजगार हों, जिसमें बड़े पैमाने पर लेबर इंटेंसिव जॉब हों, वो केवल और केवल सेवा क्षेत्र में हो सकते हैं। आईटी पार्क इंदौर और भोपाल में काम कौन कर रहे हैं? बुंदेलखंडी। तो भाई आईटी पार्क ये सागर में, छतरपुर में, टीकमगढ़ में, पन्ना में क्यों नहीं बन सकता है? उसके लिए वहाँ ज़्यादा अच्छे रोजगार के अवसर होंगे। और सबसे बड़ी संभावना बुंदेलखंड में पर्यटन की है। भौगोलिक उसका परिदृश्य तो है ही अच्छा। बुंदेलखंड इकलौती जगह है जिसमें इतिहास है और जीवित इतिहास है। आज भी जहाँ इतिहास डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, बुंदेलखंड के राजे महाराजे आज भी किलों में, गढ़ियों में रह रहे हैं। बुंदेलखंड का एक चक्कर लगाइए 100 किलोमीटर में आपको 10 अबंडेंट गढ़ियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कोई उनको नहीं देख रहा है। तो बुंदेलखंड का समृद्ध इतिहास है, लाइव इतिहास है आज भी। अगर हम इतिहास को ही बुंदेलखंड की जगह लें, बुंदेलखंड इतिहास परिषद बनाइए, इतिहास की चीज़ों को सामने लाइए, दुनिया भर के लोग उस इतिहास को देखने आना चाहेंगे। बुंदेलखंड में सांस्कृतिक पर्यटन की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, केरल, हर राज्य केवल सांस्कृतिक पर्यटन की, वहाँ के लोग अलग रहते हैं, उनका खाना पीना अलग है, वहाँ का नृत्य अलग है, संगीत अलग है। ये संस्कृति को पैकेजिंग करके वो दुनिया भर से पर्यटक खींचते हैं। बुंदेली संस्कृति का थोड़ी सी पैकेजिंग ओरछा है। ओरछा के बाद अगर आदमी दोबारा बुंदेलखंड जाना चाहे तो उसके पास ओरछा का विकल्प नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में 100 से ज़्यादा ओरछा छुपे हुए हैं। तो हमें बुंदेली संस्कृति को पहचानना, बुंदेली संस्कृति के पैकेजिंग के लिए हमें अलग से संस्थाएं बनानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि एक बुंदेलखंड पर्यटन प्राधिकरण बने, सांस्कृतिक पर्यटन प्राधिकरण बने, जो हर सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे, उसको विकसित करने की संस्थाएं डेवलप करे। क्योंकि बुंदेली जीवन शैली, बुंदेली संस्कृति दुनिया भर के पर्यटकों को खींच सकती है। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ में आती है कि बुंदेलखंड में अगर आप कभी बारिश के समय जाइए, बुंदेलखंड स्वर्ग लगता है। बुंदेलखंड में इतने जंगल हैं, बुंदेलखंड में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में 4 विदेशी पर्यटक आकर के घूम के चले जाते हैं। आप ये जो बुंदेलखंड की धाती है, हमारी ज़मीन है, यहाँ पे जब इतनी अच्छी पर्यावरण सुविधाएं हैं, इतनी विविधता है, तो क्यों ना हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। बुंदेलखंड पर्यटन से बुंदेलखंड इतना पैसा कमा सकता है और हर बुंदेली को रोजगार मिल सकता है। तो बुंदेलखंड का युवा, असल में बुंदेलखंड का युवा नेताओं की रैली में जाने के लिए, बाबाओं की रैली में जय घोष करने के लिए नहीं बना है। बुंदेलखंड के युवा का भी सपना है, उसे सपने देखने की ताकत दीजिए और उसके लिए वो हर सुविधाएं दीजिए जिससे वो अपना पूरा जीवन अच्छे से जी सके। बुंदेलखंड को लेकर जो नित्य बातें भई हैं, उन बातों में बहुत सी बातें जो है नई दिशा देते हैं। जैसे इतिहास को लेके जो इतिहास परिषद बनाने की बात की, या भाषा को लेके भाषाई परिषद की जो बात करी है, जो मूल समस्या बुंदेलखंड की है वो ये है कि आजीविका का साधन बुंदेलखंड में कैसे जुटाया जाए। बुंदेलखंड की जो दूसरी वृत्ति है, वह वृत्ति है अपने आप को हीन मान के और अपनी आप की हंसी उड़ावे की वृत्ति हमारे समाज के जो ब्रॉटअप सिस्टम है वो के अंदर है। करोड़ों मजदूरों को जौन बुंदेलखंड बीड़ी बनाने में रोजगार दे, तो उससे आर्थिक गतिविधियां बाज़ारों में जाती, हम उनकी हंसी उड़ाते, वो कहते सूपा कॉलेज, हम वो की हंसी उड़ाते, हम वो को कहते बीड़ी भांज। लेकिन जा चीज़ कितना बड़ा योगदान हमारे समाज में करती कि एक महिला, गरीब से गरीब महिला, जो बाज़ार में जाके चौराहे पे काम नहीं करना चाहती, अपनी इज्जत आबरू को ढांक के रखो चाहते, वह घर में बैठ के भी 50 रुपया 100 रुपया कमा लेती। बस सारी की सारी इंडस्ट्री टूट गई, ख़त्म हो गई। ये पे बुंदेलखंड के कोई राजनेताओं की, कोई समाज की, सारी पार्टियों की बड़ी बड़ी बातें कोई भी करे, कोई ने ध्यान नहीं दो। हम स्तुति वाचन में लगे रहे थे। आज बीना की रिफाइनरी खुली, भारत सरकार के शेयर बिक गए, वो की चर्चा करवे के बिना हम जो है बताए बजाय मोदी जी को धन्यवाद देवे में लगेंगे। वे सौगातें दे गए, काई की सौगातें दे गए। एक जल्लगी लगाई फैक्ट्री, वो अपना एक्सपांसन कर रही है, चाहे 100 रुपया से करे, चाहे 50,000 करोड़ से करे। वो मोदी जी को क्या योगदान है, हमारी सरकार को क्या योगदान है। हमारे शेयर तो BPCL को बेच दिए, अदानी साहब के पास चले गए। तो आज उसमें जो सरकारी थी, वो जो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में पहले
ये 50,000 करोड़ के पहले 60,000 करोड़ रुपया को इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी। बीजेपी वालों को एक अध्ययन करो चाहिए, वो जो हम बुराई के वजह से नहीं कह रहे, हम समझदारी के से कह रहे। 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आप बिना चले जाइए, मात्र 600 लोगों को नौकरियां वहाँ मिली, 600 एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे। और जब पूरी परिपक्व हो गई वो फैक्ट्री, 600 लोगों को रोज़गार दे पाई है, और आप जो है 2 लाख लोगों के रोज़गार के सपने दिखा रहे हो देश को। अगर हम ऐसे सपनों में जियत रहे हैं, हम बुंदेलखंड को विकास नहीं कर सकते। जा इंडस्ट्री जोन जो 50,000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट न आ रहा है, जे जिस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जी ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों को और रोज़गार दे सके, तो इससे ज़्यादा रोज़गार नहीं दे सके। जी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पूरी दुनिया की स्टडी कर लो, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस में इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन में जा चुकी। उसकी बैच की जो डिसीजन है कि कौन से बैच में कितनी मिक्सिंग करके कैसा पेट्रोल निकलेगा, एक भी डिसीजन मशीन लेते हैं, आदमी नहीं लेते हैं। 2 लाख आदमी को तुम नौकरी देवे की सपने दिखा के देश को जो है और इस पूरे समृद्ध क्षेत्र को उल्लू बनावे की बातें चल रही हैं। इन बातों पर रोक लगना चाहिए, कम से कम हमारों को आपस में नहीं करो चाहिए। ये बात नेतागिरी करने के लिए कोई कुछ कह रहा है, वो बात अपनी जगह सही है। NTPC की बात बहन जी ने बताई। L&T जो है जिस नदिया की खुदाई कर रही है 84,000 टन, जिस नदी में सबसे ज़्यादा हीरे जो मिलते हैं उसका मलबा लेके चली गई है। स्टोरियाँ छपी हैं, हमारी सरकारों ने या हमारे लोगों ने, बुंदेलखंड के लोगों ने ये पे प्रदर्शन करो हो तो बताओ, हमारी सरकार ने ये पे कार्रवाई करी हो तो बताओ, हमारी सरकार ने ये पे FIR दर्ज करी हो तो बताओ, हमारी सरकार जो है एग्रीमेंट के कागज़ ही जाहिर कर दे कि हमने कहा एग्रीमेंट करो तो ये खुदाई करवे के लाने। पूरे बुंदेलखंड को अगर आप इतिहास में जाओ तो जौन इतिहास को हम समृद्ध कहते हैं, वो इतिहास का है शोषण और दमन को इतिहास। हमारे ऊपर जो है मुग़लों ने राज करो, हमारे ऊपर मराठों ने राज करो, हमारे ऊपर देसी रियासतों ने राज करो, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज करो। बुंदेलखंड जहाँ पे जो है देसी रियासतों के दौर में खड़ो तो आज उतनी ठाणो है। 4 तरह की नस्लें हम पर राज करके निकल गई, अब हमारी खुद की नस्ल हम पे राज कर रही, हम उतनी ठाणे। आज पूरे देश में ये बात की चिंता बुंदेलखंड में व्यक्त करी जाए थे, आप सब भी कर रहे थे कि पानी होते की सबसे बड़ी समस्या है, और ये सरकार वाटर बॉडी इसको नष्ट करने में लगी। सागर को बनो बनाओ तालाब पी गए होते पे, अब जो है नाली कचरा बन गए। कहाँ है वो तालाब? जौन जो है सेक्रीफाइस से लाखा बंजारा की बहू के बलिदान से बनो, तो वो तालाब में पानी नहीं है, वो सुखा दो, कीचड़ भरो है वो में। आपकी जो परंपरागत वाटर बॉडीज़ थी, जिनके माध्यम से आपकी जो है बहुत सारी पॉपुलेशन आबादी की सुरक्षा होती थी, उसको जीवन मिलत, तो वे सारे के सारे सोर्स स्रोत आपने खुद नष्ट किए, सरकार ने नष्ट किए। ये पे हमें बहस करो चाहिए। आज हमें ये पे बहस करो चाहिए कि धसान काहे सूख गई। आज हमें ये पे बहस करो चाहिए कि जो है आज उल्टी बातें चल रही हैं, कैसे लोग जो है दुष्प्रचार में शामिल हो जाते हैं। कम से कम जो है जौन आदमी होते रह रहे हो वो शामिल नहीं बहुत चाहिए। आज कैन को आप कैन का कैचमेंट एरिया कौन तरफ है? कैन जो है आपके पन्ना से निकलती हुई उत्तर प्रदेश जा रही है कि मध्य प्रदेश में घुस रही? बेतवा कहाँ जा रही? बेतवा जो है मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश होत भाई बिहार की तरफ जा रही। आप कह रहे हो कि साहब जो है कैन बेतवा के कछार पे हमने जौन 2 ही नदियों को जोड़ दो है, उससे जो है रायसेन को फायदा हुई है। उल्टी दिशा में बहन लगेगा नदियाँ, तुम्हारे बांध बनाए से बह के जा रही है नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश में, तो पानी का उल्टी तरफ बहन लगे। ये साधारण से सवाल भी, साधारण से प्रश्न भी हमारे अपने आप से नहीं कर सकते। और हम जो है एक जो इस्टेब्लिश्ड प्रचार है, जौन इस्टेब्लिश्ड एक प्रचार चल रहा हो कि साहब इससे ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसा हो जाए, हम वो को जैसो को तैसो मान लेते। कोई नदी अपना नेचुरल रास्ता बदल सकती है क्या? उसका जो नेचुरल रास्ता है वो क्या उल्टा हो जाएगा? ये हम कभी विचार ही नहीं करते। और जब हम विचार नहीं करें
तो हमारे पास विकास की कोई संभावनाएं हमें कोई बाहर से ला के नहीं दे सके। सपनों पहले हमें देखने पड़े। जब हम ही सपनों ने देखें तो हमें को आदमी जो है रास्ता बता सकते। तो हमने सपना देखना कर दिया बंद। सागर यूनिवर्सिटी का छात्र आज पूरे विश्व में है और पूरे विश्व में झंडा गाड़ रहा है। हमारी एंथ्रोपोलॉजी की जो फैकल्टी है, एंथ्रोपोलॉजी का हमारा बच्चा पूरी दुनिया में नंबर 1 खड़ा हुआ है। हमारे फार्मेसी के लोग पूरे विश्व की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं और वहाँ पर सीनियर पोजीशन में। हमारे जियोलॉजी के लोग पूरी दुनिया में नौकरियाँ कर रहे हैं और वहाँ पर नंबर 1 पर हैं। तो ये चीज़ हम जहाँ पर श्रेष्ठ थे, आज उस यूनिवर्सिटी को हल्का कर दो, कचरा कर दो आपने। स्थानीय यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ये सरकार ने जब हैंड ओवर करी केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार ने 800 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार को दे कि ये जो ज़मीन जायदाद हम जो है सागर यूनिवर्सिटी की ले रहे हैं यूनिवर्सिटी की, इसके एवज में इस 800 करोड़ से आप नई संस्था खड़ी कर सकते हो। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जो है राज्य की यूनिवर्सिटी वहाँ बना दी क्या उस पैसे से? वो संपदा तो जो है गौर साहब की थी, गौर साहब की संपत्ति थी। तो सागर में तो आपने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? और वो पैसे का उपयोग कहाँ किया है सरकारों को बताना चाहिए। ये बुंदेलखंड की संपत्ति है और आज हम बुंदेलखंड की विरासत के चर्चा करने पर अगर इन मुद्दों पर हम बात नहीं कर रहे हैं तो को कर है। हमारे मोड़ी मोड़ा जो है उते पे सड़क पे घूम रहे हैं। आज हमारे तरह डिग्री लेने के बाद आदमी पहले पूरे विश्व में जो है डंका पीटता था, आज काहे नहीं पीट पा रहा हो। आज भी उते फार्मेसी की कॉलेज चल रही है, आज भी उते जो है जियोलॉजी की क्लासें चल रही हैं, आज भी उते एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जा रही है। मगर वो कहाँ गए जो पूरे दुनिया में तहलका मचाए हुए थे लोग? इस बात पे हमें सबको मिल के विचार करो चाहिए। इसको राजनीति से हट के विचार करो चाहिए कि आज जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे मुगलों की, चाहे मराठों की, चाहे अंग्रेज़ों की, चाहे हमारे रियासती राजाओं की, सब में हम ही ने जूते काहे खाए। हम ही क्या, हमारे ही शोषण क्यों हुआ? हम पिछड़े क्यों? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? इसको हमें हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में अंदर हमें ढूंढने पड़े। और ये जो है वृत्ति हमारे ब्रॉटअप सिस्टम में है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और आप सबसे चाहेंगे कि इस पर आप आगे सोचें। हमारे ब्रॉटअप सिस्टम में क्या है? आपको मोड़ा कहीं एक्सीडेंट में गिर पड़ो, पूरी दुनिया में जो है बच्चे के लिए बाप क्या करेगा? हाथ फेर के कहेगा बेटा कहूँ चोट तो नहीं आई। बुंदेलखंड में बाप कहेगा उसको देख के पहला डायलॉग के सारे और मरो। अगर उसकी कमीज फट गई है तो पूरी दुनिया में जो है बाप पूछेगा कि बेटा ये कैसे फट गई? वो कहेगा कि सारे फाल ले आओ। ये हमारे ब्रॉटअप सिस्टम में जो कमियां हैं, इन कमियों को हमें पहचानना है कि हम एक कर्सिंग कम्युनिटी क्यों बन गए। हम अपने आप को ही कर्स करते रहते हैं और अगर हम इस कर्सिंग कम्युनिटी या कर्सिंग कल्चर से बाहर नहीं आए हैं तो बुंदेलखंड के विकास की हम रूपरेखा सोच सकते हैं, रख नहीं सकते। और बुंदेलखंड को ये रास्ता पे आगे निकलने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि जब हमारी बीड़ी इंडस्ट्री बंद भई तो हमने अल्टरनेट रोजगार का सोचो कि हमने क्या सोचा ऐसा कि हमारे लाखों लोग जब जो है इस सुपर इंडस्ट्री से बाहर होंगे तो वो पेट पालने के लिए नया काम क्या करेंगे। इस पर हमने विचार नहीं किया। एज ए कम्युनिटी विचार नहीं किया, एज ए सोसाइटी विचार नहीं किया, एज ए पॉलिटिकल फोर्स हमने विचार नहीं किया, एज ए एजुकेशनिस्ट विचार नहीं किया। तो हम जो है सबसे ज़्यादा उदासीन अपने ही प्रति हैं और यही से हमें जो है बाहर दुनिया में जाना पड़ता है अपनी आजीविका ढूंढने के लाने। वो क्षेत्र को समृद्ध बना, आपसे मैं कहूँ कि अकेले खजुराहो हमारा पेट पालने में सक्षम है। कलिंग के बाद जो है केवल बुंदेलखंड है जहाँ पर सूर्य मंदिर हैं। हमारे जो है चाहे अजयगढ़ के किले हों, चाहे हमारी चंदेरी के किले हों, चाहे हमारे चंदेरी की बावड़ियाँ हों, चाहे आपके छतरपुर की बावड़ियाँ हों, हमारी वाटर बॉडीज़ भी दुनिया में जो है चमत्कृत करने वाली हैं। चाहे हमारा भीमकुंड हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके प्रोजेक्शन से हम बुंदेलखंड के बारे में ठाड़े नहीं हो सकते। हमारी मिनरल लोग चुरा के कहाँ डायस्फोर हमारा जो है फैक्ट्रियाँ डली हैं वहाँ पे
चेन्नई में। हमारा जो है यहाँ से निकलता है पत्थर, वो सबसे हार्ड स्टोन, उसकी फैक्ट्रियाँ डली हैं चेन्नई में। हम क्या कर रहे हैं? हम तो खोद के जो है वो केवल लुड्डा बेच रहे हैं, और लुड्डा पे हमने कभी बात ही नहीं करी। क्या आप बताओ, जब जो पन्ना को हीरा पूरी दुनिया में जाके जो है सूरत में जाके पूरी दुनिया में बिक रहा हो, तो क्या पन्ना में इस सरकार को 20 साल में ख्याल नहीं आई कि हम इतने पॉलिशिंग इंडस्ट्री डालें, पॉलिशिंग की इंस्टीट्यूट डाल दें, ट्रेनिंग कर दें लोगों की, कि जो है वो मजदूर से जो ये मजदूरी करने सूरत जाते हैं 15-15 हज़ार रुपये में। सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में हैं जो वहाँ पे पॉलिश के काम कर रहे हैं। भोपाल में एक इंडस्ट्री डली हुई है, उसमें जो है भाग भाग कर लोग आते हैं, मंडी द्वीप से पहले ही। यहाँ भी पॉलिश हो रहा है हीरे का, लेकिन जो है ये सरकारों के ध्यान में है क्या? सरकारों की जानकारी में है क्या? ये समस्या का निदान एक समग्र जब तक चिंतन नहीं होगा, हम पिछड़े ही रहेंगे। क्योंकि हमने आत्मसात कर ली इस करसिंग संस्कारों को, एक करसिंग संस्कृति को। हम एक दूसरे को कर्स कर रहे हैं, हम एक दूसरे की निंदा रस में लगे हुए हैं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें आपस में जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है अब प्रशंसा के भाव में आना पड़ेगा। हमें जो है इसके लिए एक एक चीज़ पर सोचना पड़ेगा। तब जो है ये बहुत अच्छे आपके सुझाव मैंने लिख लिए हैं। मैं अपने स्तर पर अपनी पार्टी में इन सुझावों पर चर्चा करूंगा, और बुंदेलखंड के तरक्की में आप सबसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि मेरे से जब भी मेरे संपर्क में आप रह सकें या कोई सुझाव दे सकें तो आप ज़रूर दें, और मैं अपने स्तर पर इनको उठाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राजपाल सिसोदिया। हम मध्य प्रदेश के हैं साहब, और मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड है। निश्चित तौर पर मैं तो मालवा से आता हूँ, उज्जैन का हूँ, पर चूँकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से भी संबंधित विषयों के ऊपर ज्ञान संज्ञान कुछ बातें लाना चाहता हूँ। बुंदेलखंड किसी ज़माने में बुलंद बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता था, और आज भी जाना जाता है। हम मालवा में भी बुंदेलखंड की कथाएं कहानियां सुनते हैं, वहाँ के वीरों के बारे में सुनते हैं, शूरवीरों के बारे में सुनते हैं, रानी महारानी राजा महाराजा। और बुंदेलखंड का अपना एक इतिहास है। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड को जिस प्रकार से अभी आदरणीय भूपेंद्र जी बता रहे थे कि देशी राज रहा, और राज के बाद में फिर प्रजातंत्र आया, और लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा। और वो बता रहे थे कि आज भी वह उसी राज में जी रहा है जिस देशी राज में जी रहा था। मैं आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, पर इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होने की बात होना चाहिए। गैर मानसून सिंचाई में बुंदेलखंड अभी तक ये बाट जोता रहा कि कहीं से कोई सिंचाई की व्यवस्था होगी, और बुंदेलखंड में गैर मानसून में भी खेती किसानी के लिए पानी मिल सके सिंचाई के लिए, और वो काम हमने करके दिखाने का काम किया। केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर नदियों का पानी उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जब बांध बनता है तो बैक वाटर जो उसका पानी जो रुकता है वो नीचे जाने से रुकता है और ऊपर बढ़ता है। बांध से नदी की दिशा तो उल्टी नहीं होती है बहने की, पर उल्टी दिशा में पानी का लेवल बढ़ने का काम होता है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस केन बेतवा से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में जल मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और ये जो बुलंद बुंदेलखंड की केन बेतवा योजना है, इसके माध्यम से मानसून सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर जल के जो है पूर्ति होने का काम होगा। सिंचाई के महत्व को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जाना है, इसलिए अगर समग्र मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजा के बाद में फिर मुग़ल आए,
मुग़ल के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में कांग्रेस आई और सब ने मिलाकर मध्य प्रदेश को 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई देने का काम किया था। उस 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता को बढ़ाकर आज अगर मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पानी की व्यवस्था देने का काम अगर किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। 2003 से लेकर 2023 के बीच में हमने करने का काम किया है। केन बेतवा परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी इसके ऊपर चर्चा आई थी और उस समय इसको हम करना चाह रहे थे, परंतु राज्य की सरकार उस समय जो थी उसने पर्याप्त रोड़े अटकाने का काम किया और वो योजना को हम उस समय लागू नहीं कर पाए। पर अब डबल इंजन की सरकार है, इस वजह से उसको हम करने में आज हम सफल हुए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के लगभग 6017 हेक्टेयर वन भूमि को भी स्थानांतरित करने की स्वीकृति मिलने का काम हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको कर रही है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो वन भूमि क्षेत्र का जो है एक बहुत बड़ा इशू रहता है और उस इशू की वजह से राज्य सरकारें कर नहीं पाती है काम। पर इस केन बेतवा योजना में 6000 से अधिक हेक्टेयर वन भूमि आ रही है जिसका अधिग्रहण होने का काम हो चुका है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि केन बेतवा योजना की इस परियोजना को अब पूर्ण करने से किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ये जो नोरादेही वन अभ्यारण्य है, ये जो रानी दुर्गावती वन अभ्यारण्य है, ये दोनों प्रोजेक्ट भी शामिल होने का काम हुआ और टाइगर का जो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर दोनों जगह होने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर हमने मंदिरों को टूटते हुए देखा, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते ढहते देखा, पर आज हम उस पीढ़ी में है कि हम भव्य मंदिरों के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। और सागर बुंदेलखंड का हिस्सा है, वह भी अछूता नहीं है इस बात से। वे संत रविदास जी जो ये कहते थे कि ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनने का काम भी होने का काम हो रहा है, जो माननीय मोदी जी ने उसका पिछले दिनों शुभारंभ करने का काम किया है। अभी बिना रिफाइनरी को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मैं मानता हूं कि बिना की रिफाइनरी पहले से मध्य प्रदेश में है, पहले से वो वर्किंग में है, पर उसका जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ एक पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखकर और पूरे वैश्विक बाजार को वहाँ लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ कि उससे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने का काम होगा। उन 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना से सागर ही नहीं अपितु पूरे बुंदेलखंड की तकदीर संवरने का काम होगा। साथ साथ में 2 लाख लोगों के लगभग को रोजगार मिलने का काम होगा और 20,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होने का काम इस पेट्रोकेमिकल से होगा। अभी ये जो वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट्स अभी विदेशों से लेना पड़ रहा है और उसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की हमको विदेशी मुद्रा विदेश में मुद्रा जाने का काम हो रहा था, उस मुद्रा का बचत होने का काम होगा। हमने बुंदेलखंड को बुलंद बुंदेलखंड की ओर ले जाने का विनम्रता से प्रयास किया है। जब से सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से हमने लगातार बुंदेलखंड के विकास के लिए काम किए हैं। फिर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी जो बुंदेलखंड का भाग आता है, वहाँ की सरकार भी योगी जी के नेतृत्व में उस बुंदेलखंड को और विकसित और पूर्ण विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, परंतु हमने जो किया है वो बताने का ज़रूर समय है, वो मैंने विनम्रता से बताने का प्रयास।
हम आलोक सिंह ही हैं, सागर और दमोह के यहाँ हैं। दमोह के मूल रहे वाले, सागर में पूरी पढ़ाई भाई। अब्बा यूनिवर्सिटी की बात उठाई बर्थडे ने, सो बर्थडे कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी चली 800 करोड़ रुपया आए, अब वो में सबरे निर्माण तो कर दे यूनिवर्सिटी वालों ही ने। अब अर्जुन सिंह जी हते मानव संसाधन मंत्री, उनने दी थी जा यूनिवर्सिटी, और सागर गौर यूनिवर्सिटी को भगा दो तो छतरपुर। तो अब जो है उते गौर यूनिवर्सिटी तो रह नहीं गई, अब केंद्रीय यूनिवर्सिटी भाई वो बजट भी खाका खैया में निपटा दो। सो अब को करे वो के बुंदेलखंड को क्या फ़र्क पड़े उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सागर के लोग कहूँ नहीं है, सागर के लोग पूरी दुनिया में हैं, वो अच्छे अच्छे काम कर रहे, वो झंडा गाड़ रहे अपने। सो ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड सब बेकार होगा। अभी बुंदेलखंड में पानी पहुंचा दो, सिंचाई की सुविधा हो गई बहुत अच्छी, और घर घर नल में पानी पहुंचने लगो। सो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी भी है। अब उतने खेती में सुधार की ज़रूरत थी, सो बात ज़रूरत पूरी ना हो पाई। काहे आपने 3 कृषि कानून जो ना आए थे उनको विरोध कर दो। अब जब तक आप कारपोरेट खेती न करो उतने पैसा आए कहाँ से, और जब पैसा नहीं आए तो क्या कर लो एजुकेशन को, क्या कर ले हो तुम नौकरियों को, क्या कर ले हो जीवनचर्या को। तो जो ध्यान रखने पड़े, अब नई सरकार आ रही है, तो नई सरकार को ध्यान देने पड़े कि भैया इतने की खेती बढ़े, खेती को माल बिक जाए और इतने जाए अब विश्व एक्सपोर्ट हो जाए। काहे अभी तक आपने सीधी सीधी एक काम करी थी कि गेहूँ हम वो हैं, चना हम वो हैं, और खरीद तुम लो। अब सरकार कहाँ से खरीद ले, तो सरकार कर्जा लेता थी, वो कर्जा चुकाते थे पूरे प्रदेश के लोग। तो अब जा परंपरा बंद भाव चाहिए, और अब जो है विश्व स्तर पे उतने को खाद्यान्न बिक सके। अब मिलेट वर्ष बन रहा है, अब मिलेट होने लगी उतने खेती मोटे अनाजों की पहले भी होती थी, अब होने लगी, उनको उत्पादन भी अच्छो है। सो अब भैया पूरी दुनिया में अपना मिलेट बेचो और खूब पैसा कमाओ। सो अब सरकारों को देखना पड़े। सागर यूनिवर्सिटी की बात है तो उनमें भी पढ़ाई हो रही, लेकिन आप ये देखो कि पूरे बुंदेलखंड में रोजगार सबसे बड़ी समस्या आती, और रोजगार पे हम काम ही नहीं कर रहे। हम कर रहे लड़का एक्सपोर्ट कर रहे उतने से सागर से डिग्री लो और चले जाओ अमेरिका, चले जाओ कैलिफोर्निया, चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, उतने से कमाओ, डॉलर कमा ले आओ और अपने घर भर लो। बाकी लोग झंडा उठाए घूम रहे, सो उनको कछु हो नहीं रहा। सो आपके लाने अब जो ध्यान रखने पड़े, नई सरकार बन जाए तो आपको भाषा के आधार पर बाहर निकलने पड़े कि ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड है सो हम बुंदेली की बात करें। अरे भैया आजकल पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज बन गया, पूरा गांव बन गई पूरी दुनिया। सो अब तो जो है आपको सब जगह काम करने, बुंदेली अकेले को झंडा उठाए काम नहीं चले। आपके लाने अब जो चाहें कि तो रोज़गार बढ़े इसे कि लड़का एक्सपोर्ट नहीं करने अपन को, जो नबे तक की सरकारें करत रही। तो अब लड़का एक्सपोर्ट नहीं करने, लड़का उतना ही धंधा करें, उतना ही काम धंधा करें, उतना ही खेती करें, उतना ही स्ट्रक्चर डेवलप करें, तब जाके उतने आगे की पीढ़ी को काम मिले। और ये कहते हैं कि भैया उतने एजुकेशन जो है एजुकेशन हो जाए तो सब हो जाए। अरे एजुकेशन से क्या होगा, इतने साल से तुमने एजुकेशन करो और लड़का चले गए बाहर है। सो अब जो नहीं करने भैया, अब तो काम धंधा करो और नई सरकार पर दबाव डालो कि रोजगार कैसे बने। जो भी नई सरकार आए वो को लाने अब काम करने पड़े भैया, ऐसे न चले काम। हम पुष्पेंद्र मिश्रा, पन्ना हमारी पैदाइश की जांगा और छतरपुर से सफ़र शुरू हो तो, और पन्ना के टिकुरिया मोहल्ला से हो तो आज डीबी माल के पड़ोस लो आ गो। लगत है कि बिलात आ गए, हमें लगत के कछु नहीं भाव, सिर्फ 37 साल में कछुआ जैसे चलत आए। बुंदेलखंड की समस्याएं सबका पता, जितने जने बैठे सबरन ने एक एक करके गिना दी। हमें इसे मतलब नहीं है कि साल भर में लड़का ने पढ़ाई कितनी करी, हमारा सोचने को तरीका है मार्कशीट बताऊँ में नंबर कितने हैं। हम तो जो देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में गांव में अगर शाम की बेरा तबीयत खराब हो जाए तो तुम्हारे पास ले जाए के लाने एम्बुलेंस है, देखवे के लाने डॉक्टर है, तुमने स्कूल की बिल्डिंग बना दी, उसमें मास्टर बैठ रहो, बच्चन का पढ़ा दो। जैसे हमारे आलोक भैया ने कहो कि तुम्हारे लाने रोजगार को इंतजाम है कि नहीं, काहे तुम्हारे बच्चा बाहर जा रहे, काहे उन्हें अपना बुंदेलखंड प्यारो नहीं लग रहा, काहे बुंदेलखंड की हरियाली हो रही। पढ़ रहे हो तो सरकार से सवाल पूछो, सीखो। सरकार हमारी तुम्हारी थोड़ी हो, जो भी आहे वह हमारी है, हम उसे सवाल पूछें, अपने काम करा हैं, यही के लाने बैठे हैं। तो सीधी बात जा है कि अपने अंदर हम बाहर आ गए तो बुंदेलखंड में जैसे भारत में 2 भारत हो गए, वैसे ही बुंदेलखंड में 2 बुंदेलखंड हो गए। एक जो उन बेचारे उतना ही पढ़े, वो इंतजार कर रहे कि पढ़ लिख के तुम और बाहर गए थे तो कछु पलट के हमारी तरफ देख लो।
सो अबू की तो फुर्सत नहीं है। अब तो हम अपने बच्चन खाओ और इतने से आगे सिखाओ कि भैया कछु मुंबई में यूनिवर्सिटी खुली, कछु चेन्नई में खुली, कछु अमेरिका लो गेल दिखाऊं लगे कि उते पढ़ा लो। तो जो उते रह गए उनके लाने सच्ची में सोचो कि हमें काम करने, हमारे स्कूल काम करें, हमारे अस्पताल काम करें, हमारी खेती किसानी की जो नबे बात उठी ऊपर तना ध्यान जाए। संसाधन की कोनो कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है बुंदेलखंड में। उनकी तरफ अगर ध्यान चलो जाए तो हमें कोई से कोनो शिकायत नहीं है। काम जो को ना करे उससे सवाल पूछें, आप कौन दल से हो वो आपको मसला है। हम बुंदेलखंड के आम आदमी हैं, हमारे तो सोचने को तरीका सीधो जो है कि भैया 5 साल में का करो जो बता जाओ, और अगले 5 साल में का करो जो बता जाओ। और ना तुम करो सो फिर हम सीधे सवाल पूछ भी, तुम्हें एक दाएं बुरे लगत हो सो 3 दाएं लगे, हमाओ कछु नहीं बिगड़त। हम तो कोशिश बा करत रहे हैं जोन करने हैं, अपने लोगों का जागरूक करत रहे। समाज को लाने सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता और सवाल पूछवो। शिक्षा भी पाछे से आ जाए, उद्योग भी आ जाए है, तमाम उते व्यवस्थाएं भी हो जाएं, सोच भी की ज़रूरत है। अपन और तना से उदासीन हो गए, इस यहाँ बुंदेलखंड इतनी समस्याओं से घिरो हुआ है। वही बुंदेलखंड से तना से प्यार हो जाए और वही के लाने तना मन में कसक पैदा हो जाए है तो उतई सब अच्छो होने लगे। हम और खुद ही अपने गांव में जाके कभी जा कोशिश नहीं करी कि जोन 2, 4, 5 एकड़ ज़मीन छोड़ आए हैं और सोंझी आई में जैसे तैसे हो तो रू में साल भरे में 80,000 रुपया लेके बहुत खुश हैं। कभी जो दिमाग नहीं आऊ कि 2.5 एकड़ की खेती में भी लोग 20 लाख रुपया कमा सकत और वही बुंदेलखंड में रह सकत। इतने आके नौकरी कर रहे और 12 लाख की कमाई साल भर की समझ रहे कि बहुत है, और 20 लाख की है तो बहुत ही अच्छा लड़का है कि 1.5 लाख कमा रहा हो, और उतनी अपनी ज़मीन पड़ी उनके 80,000 ले आओ सोची आई में वो बड़े खुश हैं। तो सबसे निवेदन जो ही है, और ख़ास तौर पे जोन अपने अपने दलन में विराजमान हैं कि भैया सिर्फ हमारी तरफ से एक ही काम करते रहो कि जब दल में बात होए बुंदेलखंड की तो तना मुखर होकर बुंदेलखंड के लाने बोल लो। बस इतनी कृपा कर दे हो, बुंदेलखंड को कल्याण हो जाए। और हम औरन से जोन मदद चाहने सो जो कछु पढ़ लिख के आए, कोई पत्रकारिता में है, कोई अफसरी में है, कोई व्यापारी में है, सो हम अपनी तरफ से जो जो कहो वो माहौल बना दे हैं जहाँ हमारी मदद है। बाकी आप और उनके हाथ में है ही भविष्य, सो करत रहो विकास। भैया सबको राम राम। बुंदेलखंड की जितनी भी बातें हैं भाई, जितने भी जानकार इधर बैठे हैं, हमें लग रहा हो कि ऐसी कौन बात नहीं है जो बुंदेलखंड के विकास को लेकर छूट गई हो। लेकिन हमारा एक बुंदेलखंड को लेकर एक दूसरा एक नज़रिया है कि बुंदेलखंड को आज अपन अगर एजेंडा बुंदेलखंड के माध्यम से कौन कार्यक्रम कर रहे हैं, भोपाल राजधानी में बैठे हैं, तो जो मानो कितनों कौन समस्या तो है कि आज अपन को उस समस्या को समाधान करने के लिए राजधानी में जुड़ने पर हो। बुंदेलखंड को लेकर हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा नज़रिया है कि बुंदेलखंड एक युवा प्रदेश रहो, युवा क्षेत्र, लेकिन बुंदेलखंड को हमेशा बुजुर्ग बना दो, बुजुर्ग, बीमार, पिछड़ो, मतलब कि बिल्कुल कोनो अस्तित्व नहीं है। बुंदेलखंड हमेशा युवा है और युवा रहे। बस समस्या जो है कि हम लोगों का जो नज़रिया है वो एक रहे। सरकार ने काम करो, बहुत सी सरकार ने काम नहीं करो, आरोप प्रत्यारोप सब पे। हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, हमारी सरकार की हम अपनी तारीफ करें। निश्चित तौर पे सरकार ने उधर की गरीब किसान हैं, उधर की महिलाएं हैं, उनके जीवन के यापन के लाने जो भी सुविधाएं, जो योजना चलाई कि उनको जीवन स्तर बढ़ो है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आज भी होते ऐसी हैं जो जिन पे चर्चा करके हमें विचारधारा से हटके, पार्टी से हटके, जो भाई साहब ने बात करी कि एक अपनोपन आना चाहिए कि हम बुंदेलखंड, तो आज हमें वो लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। समस्याएं बहुत सारे समाधान भी हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इतनी सारी संसाधन हैं, इतने सारे मतलब प्रतिभाएं हैं, संस्कृति हैं, हम देश भर में घूमत हैं, तो बुंदेलखंड को लेके एक अलग ही मतलब एक गौरव को फील होता है। बुंदेलखंड मतलब हम बीमार नहीं रहो, हम बुजुर्ग नहीं रहो, बस समस्या जो है कि हम नज़रिया कैसे रहो। सरकार ने बहुत सारी काम करे, बहुत सारी सरकार ने काम नहीं भी करो, लेकिन समस्या जो है कि आज हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके बुंदेलखंड को लेके एक अपनापन एक जोत के हम बुंदेलखंड, हमें ऊखों काम करने की ज़रूरत है। हम सब बार मिल के अगर एक हुई हैं तो जो हमारा युवा बुंदेलखंड है वो फिर से युवा रहे और जीवन भर एक जो इतिहास है बुंदेलखंड को, वास्तव में भाई साहब ने जो भी चर्चा करी मिश्रा जी ने कि एक इतिहास है, गौरवशाली लाइव इतिहास है
एक बड़ो भाई नव शब्दाओ लाइव इतिहास, एक हिस्ट्री है, मतलब आप जाके देखो होते हैं कि बुंदेलखंड की बहुत शानदार इतिहास है। लेकिन समस्या क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याएं हैं। टीकमगढ़ में छतरपुर, पन्ना, भोपाल, इंदौर जा रहे, विदेश जा रहे, होते रोजगार हुई हैं, होते अच्छी अच्छी शिक्षा पद्धति हुई है। तो बुंदेलखंड की एक अलग एक पहचान हती और हमेशा रहे। लेकिन ज़रूरत क्या है? जैसे आज सचिन भाई ने अपने बुंदेली बौछार के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें एक करके उन्हें ब्रांड तो बनाओ। कम से कम हम अपने इतिहास को भूल रहे थे, आज कम से कम हम अपने इतिहास को याद तो कर रहे, गर्व तो महसूस कर रहे। तो हमें अपने इतिहास पे गर्व महसूस करने और मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने हैं। निश्चित तौर पे जो हमारा युवा बुंदेलखंड है, बुलंद बुंदेलखंड है, भाई साहब ने कही, तो निश्चित तौर पे हमें उसको गौरव को भान हुई है। और जीवन में जो आगे वाली जो पीढ़ी है और जो पूर्वज छोड़ गए उनको भी आशीष लगे, और जो आगे वाली पीढ़ी है उन्हें भी कम से कम एक इतिहास रहे कि हमारे पूर्वज कछु छोड़ गए हमारे लाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको राम राम। अच्छी बातें हुई हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है भर में दूर करना चाहता हूँ। बाकी सहमतियाँ असहमतियाँ तो चलती रहती हैं। यहाँ चर्चा में ऐसा आभास हुआ कि 2003 में केन बेतवा का निर्णय अटल जी की सरकार ने लिया, तो राज्य सरकारों ने उसमें अड़ंगे लटकाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी, वो गिर गई। तो इसके बाद जो सरकारें, अगर ये आरोप सही है कि राज्य सरकारों ने अड़ंगे लगाए, तो निश्चित रूप से उसके बाद जिनकी सरकार थी उनने अड़ंगे लगाए होंगे। सरकार थी उमा भारती जी की, वो तो बुंदेलखंड की नेत्री थी। तो इसमें जो है दूसरा ये कि बुंदेलखंड में जो सिंचाई के संसाधनों को लेके जो काम शुरू हुआ है वो राजघाट परियोजना से शुरू हुआ है। और सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा क्षेत्र झांसी बबीना से लेके चंदेरी से लेके सारे पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को सबसे पहले राजघाट परियोजना ने जीवन दिया है। वो योजना कौन सी सरकार लाई थी या किसने किया था, ये सब इतिहास में दर्ज है, उसमें कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। तो लगातार नई नई योजनाएं सामने आती हैं और आनी चाहिए, और हर सरकार को एक काम करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो जैसे कि आज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कोई ये भारत में पहला कॉम्प्लेक्स नहीं खड़ा हो रहा है। जहाँ जहाँ रिफाइनरी हैं वहीं पर ये कॉम्प्लेक्स डलता है। अगर मोदी जी चाहते कि कहीं और रतलाम में डाल देते तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं डल सकता। जहाँ पर रिफाइनरी होती वहीं पे कॉम्प्लेक्स डलता है। चाहे वो जो है आज अंबानी की इंडस्ट्री के आसपास कॉम्प्लेक्स डला हो पेट्रोकेमिकल्स, और चाहे जो है मथुरा रिफाइनरी के आसपास हो, जहाँ पर रिफाइनरी होगी वहीं पे ये कॉम्प्लेक्स डलेगा। तो उसका कहीं इन्वेस्टमेंट और हो ही नहीं सकता था, और वो इन्वेस्टमेंट सरकार ने नहीं किया है, वो इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी कर रही है। तो इसको हमें जो है जबरन की ये जो बातें मैं जो कह रहा हूँ कि ये कितनी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, आप सूरत में स्टडी कर लो कि कॉम्प्लेक्स में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। मथुरा में आप स्टडी कर लो, उतना ही रोज़गार बीना में पैदा होगा। बीना में 2 लाख अलग से आसमान से थोड़ी टपक के आ जाएंगे। ये जो जो सोचे वहाँ भी जितनी रिफाइनरी, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि रिफाइनरी हैं, उसमें आप चिंतित क्यों हो रहे? आप तो पार्टी के आदमी नहीं हो, फिर भी आप परेशान हो रहे हो। हम आपसे क्या, जहाँ पे ये चीज़ें डलती हैं वहीं डलती हैं जहाँ पर रिफाइनरी होती है, और कहीं थोड़ी डल सकती। और इससे जो विकास होगा, निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन विकास कितना होगा हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा सपना नहीं देख सकते। उससे जो है उतनी जब 50-60 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 600 लोगों की नौकरी कभी भी बीना जाके वेरीफाई कर लो जाके, तो अभी भी जो है उतने ही लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं, रोज़गार मिलने वाला है। और जो बीना का नुकसान हुआ है उसको भी समझ लो आप, और इससे कैसे बचेंगे इस पर भी जनता को चर्चा करनी चाहिए।
बीना रिफाइनरी के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति अपने खेत में कुछ नहीं कर सकता है। ये आर्डर निकला हुआ है, तो वहाँ के हज़ारों किसान ख़त्म हो गए, ना उन्हें मुआवजा मिला ज़मीन का, ना वो खेती कर सक रहे हैं, और साहब मुंह पे खड़ी है फैक्ट्री, उसका ना उपयोग कर पा रहे हैं अपनी ज़मीन का। तो आपके इन फैसलों के कारण जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, इस फैक्ट्री के माध्यम से उनको क्या आपने दिया है, या इस सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हज़ारों किसान बीना का, आगा सौत का, उसकी ज़मीन पे वो कुछ नहीं कर सकता, खड़े खड़े बस बेचारा अपनी ज़मीन देख रहा है, ताक रहा है। तो ये इसके जो रिपरकशंस हैं, उन पर भी हमें एज ए बुंदेलखंडी, बिना पार्टी लाइन की सोचे, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि इससे हमारे हज़ारों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी चलने वाली निरंतर खेती पे असर पड़ा है और वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सवाल हमें सोचने चाहिए। हम लोगों ने सरकार से मांग की, सरकार से ही मांग की है कि ये 10 किलोमीटर का रेडियस घटा के 5 किलोमीटर कर दो, तो कम से कम आधे किसान काम करने लगेंगे। क्योंकि वहाँ पे कोई अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो कंपनी से कहो कि वो ज़मीन एक्वायर कर ले, तो कम से कम वो दूसरी जगह ज़मीन खरीद के अपना काम करेगा। ये छोटे छोटे जो सवाल हैं, ये पार्टी लाइन के सवाल नहीं, ये व्यवस्था के सवाल हैं और इन पर हमें विमर्श करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बार बार उभर कर आ रही, चूँकि ये सचिन भाई ने बुंदेली बौछार के मंच पर ये जो बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएं हैं उनको सारा एक मंच पर लाकर उस पर विमर्श करने के लिए कहीं ना कहीं स्थान दिया है, और सब अपनी अपनी बात रख भी रहे हैं। सबके मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन एक है, ये बात तो तय है। बुंदेलखंड की बात होती, बुंदेलखंड कोई मध्य प्रदेश से बाहर नहीं है, कोई भारत की विरासत से बाहर नहीं है। जिस प्रकार से भारत की विरासत बहुत समृद्धशाली है, संस्कृति बहुत समृद्धशाली है, उसी प्रकार से बुंदेलखंड की संस्कृति और जो विरासत है वो भी बहुत समृद्धशाली है। लेकिन बार बार जो राजनीतिक रूप से प्रश्न उठ रहा है कि मुगलों ने राज किया, अंग्रेज़ आ गए, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों ने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ महिमा मंडन मुगलों का किया, अंग्रेज़ों की विरासत को आगे बढ़ाया, अंग्रेज़ों से बनाए दल को आगे बढ़ाया, उनके विचार को हम पोषित कर रहे हैं। देखिए, मैं भी बुंदेलखंड से ही हूँ, मैं भी बुंदेलखंड से ही आता हूँ। मैं आज भोपाल में रह रहा हूँ, मेरा परिवार भोपाल में भरण पोषण कर मुझको लालन पालन करके इस स्तर पर पहुँचाया गया कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो पाया। लेकिन जब बचपन की वो याद आती है कि बुंदेलखंड में अपने गाँव जाता था तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। बांद्री पे हमें बस उतारती थी, भोपाल से ट्रेन से सागर पहुंचते थे, सागर या ललितपुर पहुंचते थे, वहां से बस पकड़ते थे, बांद्री पर उतरते थे और 10 किलोमीटर पैदल जाके अपने गांव पहुंचते थे। वो दिन भी हमारी आंखों में छाता है, आज भी याद आता है। ना बिजली होती थी, ना शौचालय घर में हुआ करते थे, ना आसपास के, ना हमारा घर पक्का हुआ करता था। वो दिन भी देखें। कोई राजनीतिक रूप से, मूल रूप से मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में क्यों जुड़ा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और एक अवसर है, अवसर को प्राप्त करके जिस प्रकार समाज में काम करने के लिए विभिन्न, चूँकि भूपेन्द्र जी भी हैं राजनीतिक दल में, मिश्रा जी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शैलेंद्र जी पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर काम कर रहे हैं, सचिन भाई काम कर रहे हैं, आलोक जी काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि बुंदेलखंड की ये प्रतिभाएं जो अलग अलग क्षेत्र में, देवदत्त जी भाई साहब जहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिनेश भाई बैठे हैं बुंदेलखंड से आते हैं, जो और भाई साहब मिश्रा जी बैठे हैं, विशेष भाई बैठे हैं, सभी प्रतिभाएँ अलग अलग क्षेत्र में अपना अपने स्तर पर काम कर रही हैं और बुंदेलखंड की बात रखने की प्रमुखता से प्रयास भी करती हैं, चाहे वो राजनीतिक दल पर हो, विभिन्न मंच पर हो, उसकी बात रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय भी करना जरूरी है और उस पर न्यूट्रल बात करना भी जरूरी है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस में तो कांग्रेस की बात करेंगे, ये नहीं होगा। होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन दूसरी रूप से जिस समग्रता के साथ विचार करना चाहिए। क्या हमने न्याय किया अपने साथ? हम अपनी आत्मा के साथ न्याय कर पा रहे हैं? हम सिर्फ नकारात्मक चश्मा से नकारात्मक छवि बनाकर बुंदेलखंड का अपमान करेंगे और बुंदेलखंड में कहेंगे कि सब यूनिवर्सिटी जो बनाई है, मिश्रा जी की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मिश्रा जी ने कहा कि बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी को आपने केंद्रीय दर्जा दिया और अन्य प्रदेशों की प्रतिभाएं वहाँ आकर बुंदेलखंड का अधिकार छीन रहे, तो मुझे लगता है ये गलत होगा। मिश्रा जी, आप भी भोपाल पढ़ाते हैं, आप भी जितने विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, क्या 100% उस बुंदेलखंड के ही हैं? सारी प्रतिभाएं, योग्यता है, उनको स्थान आप दे रहे हैं, उनको और मांझने का काम कर रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। उसी प्रकार बुंदेलखंड का है युवा प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, भोपाल की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, रानी दुर्गावती में पढ़ रहा है, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा होगा। तो क्या वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाए कि बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी में अलावा यदि बुंदेलखंड का युवा दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे शिक्षण संस्थान में जाएगा तो क्या इस करना ठीक है? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके बारे में सोचते हैं, अपना सोचते हैं, अपने साथ दूसरे का पेट भरे उसके बारे में भी सोचते हैं। ये हमारी संस्कृति है मूल भारतीय। उसमें
उसमें समाहित करके हमारा परिवार का लालन पालन हो, लेकिन हमारे समाज का भी हो, समाज का वो भाई भी हो जो वंचित है, उसकी चिंता भी करनी होगी। तो हम बुंदेलखंड के ज़रूर हैं, लेकिन हम भारत और राष्ट्र के प्रति पहले सजग रहेंगे और संवेदनशील रहेंगे। हमारी जो संस्कृति, हमारा जो मूल है हिंदुत्व, उसके लेकर सजग रहेंगे कि उसके साथ कौन न्याय कर रहा है। यदि हम सिर्फ रोजगार और भौतिक विकास की बात करें तो आध्यात्मिक विकास भी उसमें आता है। भौतिक और आध्यात्मिक विकास करके मानव का निर्माण करता है। यदि भौतिक विकास कर लेंगे, अच्छे एसी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे कमरे हो, और आध्यात्मिक हमारा विकास नहीं होगा, हमारी चेतना नहीं जागेगी, तो निश्चित रूप से युवा जो है वो आत्महत्या के रास्ते पे भी जाएगा और वो परिवार भी छोड़ेगा। यदि परिवार का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा कि परिवार भी हमारे लिए प्राथमिकता होती है। यदि अच्छा पैकेज मिल रहा है तो उसमें पैकेज का मतलब क्या है? यदि परिवार नहीं है, हमारा समाज नहीं है उसमें प्राथमिकता में, हमारा ग्राम नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा अध्यात्म नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है खोखला विकास होगा। उस विकास की हमें परिधि तय करनी होगी। उस परिधि की विराट स्वरूप जो उसका बताया गया हमारी संस्कृति में, उसको समझकर आगे बढ़ना होगा। तो समुचित न्याय भी कर पाएंगे, हम अपने साथ भी न्याय कर पाएंगे, हमारी संस्कृति के साथ भी, और बुंदेलखंड के साथ भी न्याय कर पाएंगे, और प्रदेश के साथ और राष्ट्र के साथ। तो मुझे लगता है ये व्यापक मंच है, इस पर बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन समग्रता के साथ हमारा उसमें समाहित, हमारा उसमें हित क्या हो सकता है या हमारा उसमें आहुति क्या हो सकती है, क्योंकि ये हवन हो रहा है, इसमें बहुत सारे आहुतियाँ, बहुत सारे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमारी आहुति क्या हो, हमारा मंत्र क्या हो, और उस मंत्र से क्या सिद्ध कर पा रहे हैं, उसका चिंतन हमको भी करना होगा और समग्रता के साथ सबको साथ देना होगा। भैया रो राम राम। जैसो कि आहुति दी जा रही है, सो हम भी एक आहुति दे दें। हमें बात ये है कि सरकारों का काम होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संरचना को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो अभाव कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में दिखत है। हमारी वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों सरकारें हमेशा से छोटे राज्यों के पक्षधर रही हैं, और बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए हमेशा ही मांग उठती रही है। छत्तीसगढ़ बना, तरक्की की राह पर है, दूसरे राज्य बने, तरक्की की राह पर हैं। सब अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने अपने स्वास्थ्य, अपने अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड पे हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, तो मुझे लगता है कि उस तरफ भी हमें सोचना चाहिए। बीना की बात उठी, 3 राज्यों की सरकार ने अभी 3 जिलों की सरकार ने अभी घोषणा की। रीवांचल में बघेलखंड में मऊगंज बना दिया, महाकौशल में पंडुरना बना दिया, मैहर बना दिया सतना ज़िले में। तो बीना की बात क्यों नहीं कर रहे? बीना की बात हमेशा उठती रही है कि ज़िला बनाया जाए, क्यों नहीं बीना को बनाया जा रहा है ज़िला? भाई ज़रूरत है, इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, बड़ा शहर है, बड़ी ज़रूरतें हैं, तो बीना को ज़िला बनाया जाना चाहिए। इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए, और बुंदेलखंड राज्य की जो मांग हमेशा उठती रही है उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए सरकारों को। मुझे लगता है यही मेरा संक्षिप्त आहुति है। तो कुल मिला के एजेंडा बुंदेलखंड के तहत हमने बहुत सारे लोगों को जो है हमने आमंत्रित करे, और एजेंडा बुंदेलखंड के विकास को एजेंडा है। तो और इको लेके तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं, 2 ही जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके प्रमुख लोगों को हमने बुलाओ, शिक्षाविद, पत्रकार, सब लोग इकट्ठे हुए और सब ने अपनी अपनी बात रखी। कुल मिला के बुंदेलखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी से जुड़े तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत भई। उम्मीद है कि ई के सकारात्मक परिणाम निकले, और ई को जो सार निकले ऊको एक मांग पत्र के रूप में हम 2 ही प्रमुख राजनीतिक दलों को सौंपें, जिसे भी अपने घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के विकास को शामिल करवें। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार पिलानी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।